हेलो दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है और सीधा सीन विलेज पर आता है जहां अब विंटर का सीजन पूरी तरह से उतर चुका होता है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और सच बताऊं ये नजारा इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि बस दिल खुश हो जाता है। बच्चे फुल एक्साइटेड होते हैं और बर्फ में खेल रहे होते हैं। कोई स्नोमैन बना रहा है और कोई उसकी नाक लगा रहा है। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ मजाक तक नहीं रुकती, क्योंकि विंटर का मतलब फार्मिंग का बंद हो जाना है, क्योंकि जमीन बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती है इस टाइम। इसलिए अब सब लोग घरों के अंदर वक्त गुजार रहे हैं और वाकई ये सीजन अपना एक अलग ही सुकून लाया होता है। हिराकू कहता है कि विंटर स्टार्ट होने से पहले हमने लकड़ियां और खाना दोनों जमा कर लिया था और अब इसी से हम अपना पूरा विंटर निकाल लेंगे। और उसके बाद में इतना इत्मीनान होता है और थोड़ी सी मेच्योरिटी भी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि मुश्किल सीजन में सबसे पहले प्लानिंग काम आती है। फिर वो चीज पिघला कर ब्रेड पर लगाता है और एक सिंपल सा खाना खा लेता है जो उसे सरप्राइजली बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ एक और टेंशन सामने आती है। हिराकू नोटिस करता है कि विलेज में लोग बढ़ने की वजह से खाना खाने वालों की तादाद बढ़ गई है, क्योंकि लोग जो आ गए हैं ज्यादा। और अब लीडर्स आकर उन्हें सीधा मसला बताते हैं कि फूड शॉर्टेज हो रही है। नर्व बहुत ही कामली कहता है कि हाँ, हम लोग खाना कम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबका पेट भर रहा है। लिटिया भी इस बात को सपोर्ट कर दिया और बोल दिया है कि जितना खाना सोचा था उससे भी कम यूज हो रहा है, पर फिर भी बचा हुआ स्टॉक कम लग रहा है। और ये बात सुनकर एटमॉस्फेयर भी थोड़ा हैवी हो जाता है। नर्व समझाता है कि सब लोग सिचुएशन को समझ रहे हैं, इसलिए जितना हो सके सब कम खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। लिटिया भी बोलती है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो फिर उन्हें ठीक से खाना खाना ही पड़ेगा। वहाँ पर लोगों की आंखों में थकन भी नजर आ रही होती है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि सेक्रीफाइस करना आसान है, लेकिन सबको हेल्दी रखना उतना ही मुश्किल है। नर्फ भी बताता है कि उन्होंने सबको मना भी किया है कि वो इतना फूड ना बचाएं, लेकिन फिर भी विलेज वाले दिल से खाना कम खा रहे हैं। उन्हें पता है कि स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए वो खुद ही थोड़ा पीछे हट जा रहे हैं। हिराकू उन सबको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है और वो कहता है कि सबको बोल दो कि मीट और वेजिटेबल्स को खा लो, वरना वो खराब हो जाएंगे। ये बात सुनकर सबको यही लगता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग विलेज वालों से जाकर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद सीन का रुख थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हिराकू देखता है कि मामू उदास खड़ी हुई है और उसकी आंखों में एक खालीपन सा महसूस होता है। हिराकू पूछता है कि क्या वुड स्पिरिट्स को भी कुछ चाहिए। मामू हल्का सा सांस लेकर कहती है कि नहीं, यही तो मसला है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। और ये लाइन सीधी दिल पे लगती है। मामू अब सिचुएशन को समझाती है कि वुड स्पिरिट्स को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ट्री फॉर्म में रहकर सर्द हवा से बच सकते हैं। कभी कभार वो स्नो क्लियर करने में उनकी मदद कर देती है, लेकिन इसके अलावा उन्हें उसकी जरूरत नहीं महसूस होती। वो कहती है कि जब उसे इनकी इंचार्ज बनाया गया था तो वो बहुत ही खुश थी, मगर अब लगता है कि करने को तो कुछ रहा ही नहीं है। इस मूवमेंट पर किसी भी इंसान को लगता है कि उसका रोल छोटा है, लेकिन हिराकू उसे बिल्कुल उल्टा समझाता है। हिराकू उससे कहता है कि ऐसा मत सोचो, तुम उन लोगों के पास हो इसलिए वो लोग पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। ये सुनकर मामू के चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आता है, लेकिन उदासी अभी भी बाकी होती है, जो वाकई उसके लिए यूजफुल होता है। मामू फौरन एक्साइटेड होती है और पूछ दिया कि क्या काम है। नर्फ बताता है कि मिनूट्रस की वुड स्पिरिट से बस एक रिक्वेस्ट है कि जब वो बाहर निकले तो कपड़े पहनकर निकला करें। ये सुनकर मामू भी पहले थोड़ी कंफ्यूज होती है, फिर समझ आ जाता है कि हाँ, कुछ वुड स्पिरिट्स ह्यूमन फॉर्म में आकर कपड़े पहनना भूल जाती हैं। वो प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें जरूर याद दिलाएगी। हिराकू साइड पर खड़ा ये सब कुछ इजीली देख रहा होता है और सोचता है कि अच्छा है कि एक और मसला आसानी से हल हो गया है। कभी कभार छोटी छोटी प्रॉब्लम ही सबसे ज्यादा रिलीफ देती हैं। अगला सीन विंटर कुकिंग का होता है। हिराकू कहता है कि जब विंटर आ ही गया है तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो सीजन के साथ पूरा सूट करे। फिर वो एना की मदद से राइस को कुक करवाता है। गरम खुशबू हवा में फैल दिया और जिससे टिया और लू भी वो स्मेल महसूस करते हैं। दोनों फौरन उधर चली आती हैं। दोनों पूछती हैं कि क्या तुम लोग फिर से कुछ नया बनाने जा रहे हो। हिराकू मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, और इतनी सी लाइन से ही सबकी क्यूरियोसिटी और तेज हो जाती है। टिया राइस देकर फौरन गैस करती है कि शायद राइस बॉल्स बनने वाले हैं। लो भी बोल देती है कि ये तो हम बहुत दफा बना चुके हैं। फ्लोरा उन दोनों की बात सुनकर दखल देती है और कहती है कि तुम दोनों गलत हो, ये किसी फॉर्मेट चीज की तैयारी हो रही है। लेकिन हिराकू उन्हें रोकते हुए कहता है कि कुछ भी मत सोचो तुम लोग, हम कुछ और करने वाले हैं। अब यहाँ से एक और ट्विस्ट आता है और सब लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि अब क्या नया बनने वाला है। फिर सभी विलेज वाले बाहर निकल आते हैं। वहाँ लास्टी और लिया भी आ
जाती हैं और हिराकू के हाथ में हैमर देखकर अंदाजा हो जाता है कुछ तो सीरियस होने वाला है। वो पूछती है कि क्या तुम किसी नए टाइप का फूड बनाने जा रहे हो। हिराकू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल सही समझे, हम लोग मुतार और वुड इन मैलेट्स की मदद से मूची बनाने वाले हैं। नाम सुनकर तो सबके चेहरे ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि ये तो नाम ही उन लोगों ने पहली दफा सुना होता है। लिया को याद आता है कि राइस को पहली बार उगाना कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब उसे ये देखकर और भी हैरानी होती है कि राइस को खाने के इतने सारे तरीके भी होते हैं। हिराकू समझाता है कि इस बार जो राइस यूज किया जा रहा है वो नॉर्मल राइस से थोड़ा अलग है, ये स्पेशली मूची के लिए होता है। ये सुनकर सबका शौक और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ जाती है। उन्हें पता ही नहीं था कि राइस की और भी टाइप्स होती हैं और हर टाइप का अपना अपना यूज होता है। फिर एक्चुअली पॉन्डिंग स्टार्ट होती है। हिराकू हैमर से राइस को पीट रहा होता है और एने उसकी पोजीशन को चेंज कर रही होती है उसके मुताबिक। यह प्रोसेस देखकर सबके चेहरे पर पहले कंफ्यूजन होता है, फिर एक्साइटमेंट। वो सोचते हैं कि शायद ये बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन देखने में तो काफी सिंपल लग रहा था। हिराकू कहता है कि सिंपल तो है लेकिन इसमें थकन बहुत होती है, और ये बात सुनकर सब लोग कह देते हैं कि फिर हम भी ट्राई करना चाहते हैं। सबसे पहले लिया आती है, वो अपने मैजिक से हैमर चला दिया और काम बहुत ही स्मूथली कर देती है। फिर लू का टर्न आता है जो कि एक दफा में मल्टीपल हैमर्स को मैजिक से कंट्रोल कर लेती है। टिया की बारी आती है, वो तो कुछ ज्यादा ही जोर से पंचेस मारती है और जमीन तक क्रैक हो जाती है। और अब बारी आती है लास्ट की, जो कुछ ऐसा कर देती है कि ऑलमोस्ट राइस डायमंड की तरह हार्ड और वेयर्ड हो जाता है। हिराकू सर पकड़ कर कहता है कि अरे यार अब तुमने ये क्या कर दिया, दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। सीन बहुत ही फनी हो जाता है, लेकिन इसी के साथ विलेज में लोग कहीं मुतार टूट रहा होता है, कहीं फ्लोरा नए एक्सपेरिमेंट ले आती है और कहीं कोई और अपनी अलग ही एनर्जी दिखाता है। लेकिन सबकी मेहनत से आखिरकार कुछ मूची तैयार हो ही जाती हैं। इन पर अलग अलग फ्लेवर्स डाले जाते हैं। पहले स्वीट और सोरवी होता है, दूसरा क्लासिकल और पाउडर वाला होता है, तीसरा होता है स्मैश्ड वाला। ये फ्लेवर सुनकर एक अलग ही वर्ड लगता है और फिर सब लोग अपने पसंद की मूची खाना शुरू कर देते हैं। हर किसी का रिएक्शन अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल सबको काफी ज्यादा पसंद तो आती है। लिया ने तो कुछ हर्ब्स मिक्स करके एक और ही फ्लेवर बना लिया होता है जो सबको इम्प्रेस करता है। लास्ट भी कहती है कि ये तो राइस से बिल्कुल डिफरेंट फील हो रहा है। टिया भी एग्री करती है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही वार्म फैमिली जैसा लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि विंटर की ठंडक के बीच एक छोटा सा सेलिब्रेशन चल रहा हो। तभी वहां पर वैन भी आ जाता है और वो कहता है कि सुना है कि तुम लोग राइस पका रहे हो, तो मैं थोड़ी सी अल्कोहल लेकर आया हूँ। अल्कोहल का नाम सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है और मूची के साथ ये पेयरिंग और भी जबरदस्त लगती है। हिराकू भी देखकर कहता है कि हाँ ये कॉम्बिनेशन तो वाकई मजे का है। और इसी के साथ मूची विलेज की विंटर एक्सरसाइज बन जाती है। जहाँ भी देखो लोग पॉन्डिंग कर रहे होते और ये क्रिएटिविटी एक मजेदार सोशल इवेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कुछ लोग मूची को बहुत ही परफेक्शन से बना लेते हैं और कुछ लोग बहुत ही घटिया बना रहे होते हैं, और गॉर्डन भी उनमें से एक होता है जो कि बहुत ही अच्छे से बनाता है और वो दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही हैवी आर्मर पहने हुए एक फीमेल मिनोटॉरस के पास आता है और सीधा बोल देता है कि प्लीज मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। फीमेल मिनोटॉरस बिल्कुल कंफ्यूज होती है और पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। वो आदमी अपना हेलमेट उतारता है और अपना इंट्रो देता है और वो कहता है कि मैं डीमन किंगडम ऑफ गलग्राडो के हाउस विक्टोरिया का हेड हूँ और मेरा नाम ग्रेट्स है। और फिर बहुत ही फॉर्मल अंदाज में वो उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम रोनिन बताती है और यहाँ से एक और इमोशनल थ्रेड स्टार्ट होती है। हिराकू ये सब बैजल के साथ देख रहा होता है और शौक में पूछता है कि ये क्या चल रहा है। बैजल थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है और माफी मांगता है। फिर फ्लैशबैक आता है जहाँ डीमन लॉर्ड की कासल में ग्रेट्स बैजल को कहता है कि मुझे ग्रेट ट्री विलेज जाना है। बैजल पूछता है कि आखिर क्यों जाना है तुम्हें। ग्रेट समझाता है कि उस विलेज के साथ रिलेशन बनाना हमारे किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे वो खुद भी यहाँ पर आना चाहता था कि आखिर ये विलेज कैसा है, और बहुत ही ज्यादा इसके बारे में उसने चर्चा सुनी थी, लेकिन किस्मत ने उसे सीधा रोनिन से मिला दिया। प्रेजेंट में बैजल बताता है कि वो उसे रोक नहीं पाया और उसे साथ लेकर आना ही पड़ा, और आते ही वो रोनिन पर फिदा हो गया। ग्रेट्स सीधा हिराकू के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम इस विलेज के मेयर हो। फिर वो सीधा सवाल करता है कि रोनिन को वाइफ बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। रोनिन ने कहा है कि मैं आकर तुमसे परमिशन लूं, तो बताओ तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं इस पर। यह सुनकर हिराकू का एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो जाते हैं और वो दिल ही दिल में सोचता है कि इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात रोनिन की मर्जी है। हिराकू थोड़ी देर सोचता है और फिर ग्रेट के सामने क्लियर करता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन असली मैटर ये है कि रोनिन क्या चाहती है। अगर वो शादी नहीं चाहती तो फिर मुझे मना करना पड़ेगा। ग्रेट्स तुरंत
समझ आता है कि काम सिर्फ रोनिन की हाँ पर डिपेंड करता है। हिराको उसे वार्निंग देता है कि ना जबरदस्ती कर सकते हो, ना ही उसे धमकी दे सकते हो और ना ही कोई हुक्म चला सकते हो। हर चीज कंसर्न पर डिपेंड करती है। ये मोमेंट स्टोरी को और भी ज्यादा मैच्योर बना देता है। फिर हिराको रोनिन से भी कहता है कि जितना टाइम लेना है, जितनी मर्जी देर सोच सकती हो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करे। ग्रेड्स तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। रोनिन कहती है कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, और वो ये बोलते हुए थोड़ी सी शर्मा भी रही होती है। हिराको उन दोनों को देख कर कहता है कि परफेक्ट कपल अक्सर अचानक में मिलते हैं। सच कहूँ तो ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और दिल से लगता है कि इन दोनों के हक में अच्छा ही होने वाला है। फिर डीमन लॉर्ड के कासल में सीन दोबारा आता है। ग्रेड्स बाकी जनरल के साथ रोनिन और उसके दरमियान लेटर्स एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। मतलब वो एक दूसरे को लेटर लिख रहे होते हैं। वो कहता है कि जितनी कोशिश कर लूं, रोनिन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं और ये डर है कि कहीं वो यहाँ अपने वक्त बर्बाद ना कर रहा हो और कोई वहां से रोनिन को लेकर चला जाए। इसलिए वो डिक्लेयर करता है कि वो अपनी जॉब से रिजाइन कर रहा है। कासल में सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। बैदल उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम एक जर्नल हो यार। और दूसरा जनरल भी यहाँ पर अपनी बात रखते हुए कहता है कि सिर्फ प्यार की वजह से तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ रहे हो। ग्रेड्स यहाँ पर अब कहता है कि उसकी जगह उसका भाई संभाल लेगा। ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये इन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। लेकिन ग्रेड्स का दिल अब किसी और तरफ चला गया होता है। वो कहता है कि मुझे बस प्यार के लिए जीना है और मैं अपना डिसीजन कर चुका हूँ। यहाँ पर दूसरा जनरल भी मजाक में कह देता है कि अगर ऐसे रीजंस की वजह से जॉब छोड़ी जा सकती है तो भाई मैं भी रिजाइन दे रहा हूँ। फिर अगले सीन में विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा अभी भी लाइफस्टाइल और फूड डेवलपमेंट चल रहा होता है और अब तो उन लोगों ने अचार भी तैयार कर लिए होते हैं। हिराको कहता है कि काश कोई ऐसी चीज होती जो हमारे खाने को गाना सुना देती। सब कंफ्यूज होकर कहते हैं कि अब ये क्या चीज है। हिराको उन्हें फौरन क्लैरिफाई करता है कि इसका मतलब ये नहीं है, वो सिर्फ कोई डार्क और पतली चीज चाहता है जो सी से आती हो, जैसे कैपल। वो कहता है कि उसमें राइस रैप करना चाहता हूँ और उसका मजा बहुत ही अलग होता है। क्या वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। सब लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सी नई चीज मांग लिया तुमने। हिराको कहता है कि उसने सुना था कि ये वाटर में मिलती है। फ्लोरा को आइडिया आता है कि अगर ये पानी से आती है तो मिकल से इसके बारे में पूछना होगा। इसके बाद लास्ट ही उड़कर जाती है और कुछ दिनों के बाद मिकल को ले आती है। हिराको उससे माफी मांगता है और कहता है कि इतनी ठंड में तुम्हें बुलाया है हम लोगों ने, लेकिन मिकल कहता है कि बिजनेस के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, चाहे वो आग पानी हवा जो मर्जी हो, मैं पहुंच जाऊंगा बिजनेस के लिए। वो ये भी कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि जो सी वुड वो लेकर आया है वो उसे चाहिए भी थी या नहीं। हिराको कहता है कि मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई जरूर करना चाहता हूँ। हिराको सी वुड को बोर्ड पर रख कर नाइफ से कट करता है, फिर उसे वाटर में फैला देता है। इसके बाद वो वुडन फ्रेम पर उसे स्पिरिट करता है। गर्ल्स देख कर कहती हैं कि ये तो काई जैसी लग रही है। हिराको भी सोचता है कि हाँ शायद इसीलिए इसे सी वीड कहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में भी वीड ही होती है। फिर वो बताता है कि जब ये थिक हो जाए तो इसे फ्रेम से निकाल कर ड्राई करना होगा। टिया और लू अपने मैजिक से सी वुड को ड्राई कर देती हैं और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मिकल हैरान होकर कहता है कि ये वही चीज है जो मैं यहाँ पर लेकर आया था, अब तो ये पेपर जैसी लग रही है। सबको पहले लगता है कि शायद ये खाने के लायक नहीं होगी, लेकिन हिराको कहता है कि अभी रुको, इसे हल्का सा हीट देना होगा ताकि ये क्रिस्प हो जाए। फिर वो और उस डिश का नाम नूरी होता है। वो नूरी को हीट करता है और उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। स्मेल इतनी डिफरेंट होती है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि ऐसी स्मेल तो हमने पहले कभी नहीं सुनी। फिर हिराको नूरी के बीच राइस रखकर ओनिगिरी बनाता है। वो खुद खाकर पुरानी यादों में खो जाता है, जैसे जापान का छोटा सा टुकड़ा उसके सामने आ गया हो। सब लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत ही मजा आ रहा है और इसी के साथ और डिश भी बनती है। मुझी को फ्राई करके उसी के साथ सीवीड लगाई जाती है और टेस्ट और भी बेटर हो जाता है। मिकल के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आता है। वो हिराको से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने लोगों से वो सीवीड ग्रो और हार्वेस्ट करवा सकता हूँ, बदले में मुची के इंग्रेडिएंट्स ट्रेड कर दो। हिराको कहता है कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुची राइस को भी ग्रो करने में काफी टाइम लगता है, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स मिल गए तो जरूर ट्रेड होगी। मिकल का बिजनेसमैन मूड फौरन ऑन हो जाता है। वो सोचता है कि मुची के इंग्रेडिएंट्स बहुत
बहुत अरसे तक स्टोर किए जा सकते हैं और इनसे बहुत ही टेस्टी चीजें बन जाती हैं। उसके दिमाग में अब प्रॉफिट और मार्केट का हिसाब चलने लगता है। फिर वो अल्कोहल के बारे में पूछता है, मगर गर्ल्स उसे गुस्से में मना कर देती हैं और वो फौरन पीछे हट जाता है। कुछ वक्त बाद हिराकू राइस को पकने वो कहता है कि इस वर्ल्ड में लोग ज्यादातर नाइगिरी के बजाय फिश और सिंपल थिक रोल को ज्यादा एंजॉय करेंगे, इसलिए वो रॉ इंग्रेडिएंट्स के बगैर थिक सुशी रोल बनाने का प्लान करता है। माउंटेन एल्व्स ने सुशी मैट्स भी रेडी कर दिए होते हैं, बस इंग्रेडिएंट्स रख कर रोल करना होता है। कुछ लोगों को इसमें मुश्किल होती है, कुछ लोग बहुत ही स्मूथली कर पा रहे होते हैं। फिर नाइफ से कट करने का स्टेज आता है और राउंड शेप बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बंदा तो सुशी को स्क्वायर शेप में ही काट देता है। सब लोग इंप्रेस होते हैं और हिराकू भी कहता है कि हाँ ये जबरदस्त है, इसी तरह ही काटो सबको। आखिर में सब की सुशी तैयार हो जाती है, हर कोई उसे एंजॉय करता है। हिराकू बताता है कि लंच बॉक्स के लिए वेनिगर जरूरी होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को कम करता है। फ्लोरा ये सुनकर हैरान होती है, वो भी सुशी को ट्राई करती है, उसे भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। थोड़ी देर बाद विंटर का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, बर्फ पिघल रही होती है लेकिन ठंड अभी भी बाकी होती है। हिराकू सोचता है कि फार्मिंग अब दोबारा कब स्टार्ट होगी और इसीलिए ईगू से वो पूछता है। ईगू जवाब देता है कि अभी तो फार्मिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम अभी बाकी है। हिराकू समझ आता है कि अभी स्पेयरिंग से पहले थोड़ा और काम बाकी है। फिर वो सब क्लर्क से पास आता है और कहता है कि मैं विलेज में डेकोरेशन करना चाहता हूँ और टाउन की डिफरेंट जगहों पर फायरवर्क्स भी लगाना चाहता हूँ। हिराकू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि नए विलेजेस बन गए हैं, नए लोग आ गए हैं, तो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन वो लोग पहले से ऐसे फेस्टिवल के साथ फैमिलियर नहीं होते। लेडिया यहाँ पर कह दिया कि हमारे यहाँ तो न्यू ईयर या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। हिराकू पूछता है कि उनमें क्या होता है। फिर वो यहाँ पर लोकल ट्रेडिशन के बारे में बता रहे होते हैं, पर हिराकू यहाँ पर सोचता ही रहता है कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ऊट पटांग नाम ले रहे होते हैं। आखिर वो डिसाइड करता है कि जो भी लोकल ट्रेडिशन है उन्हें एक पेपर पर लिख कर बॉक्स में डाल दिया जाए, जिस तरह से इलेक्शन डाले जाते हैं। सब लिखते हैं और फिर हिराकू एक स्लिप निकालता है और उस पर मार्शल आर्टिस्ट कंपटीशन लिखा होता है। वो हैरानी से पूछता है कि आखिर इसमें अब क्या होता है। फ्लोरा यहाँ पर उसे समझाती है कि दो फाइटर्स आपस में कम्पीट करते हैं, या सिंपल लफ्जों में कहूँ तो लोग आपस में लड़ते हैं। फ्लोरा एक्साइटेड होकर तैयारियां भी शुरू करवा देती है। हिराकू थोड़ा अनईजी फील करता है क्योंकि उसने एक फाइटिंग फेस्टिवल को चूज कर लिया होता है। वो मन ही मन में सोचता है कि चलो इसे स्कूल स्पोर्ट्स का डे समझ लेते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम्हें एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। और इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट का दोनों से पहले के 2 एपिसोड जरूर से वॉच कर लेना ताकि तुम्हें स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।